एक छोटी सी बात के साथ स्टार्ट करूंगा कि जो शासक होता है देश का, जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, उनकी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते, उनके अधिकारों का क्षरण नहीं होता, उनके अधिकारों को छीना नहीं जाता। आप इतिहास उठा के देखिए, आप जब भी इतिहास देखेंगे तो जो राजा हैं उनके समाज के साथ, उनके परिवार के साथ कभी जुल्म और जबरदस्ती नहीं होती, और जो राजा नहीं है, जो प्रजा है, उन्हें हमेशा कुचलने का कार्य किया गया है। मैं फ्रांस की क्रांति का एक उदाहरण देना चाहूंगा। फ्रांस में राजा लुई 16वां थे 1772 में, और उन्होंने जो ब्रेड है उसका इतना भाव बढ़ा दिया 3 गुना। जो सवर्ण थे, जो ऊंची जाति के लोग थे, उनके ऊपर कर नहीं लगाया गया, उनके ऊपर कर नहीं लगाया गया। कर जो तृतीय स्टेज के लोग थे, एकदम निम्न वर्ग के लोग थे, जो मजदूरी पे आश्रित थे, उनके ऊपर कर बढ़ा दिया गया। और कर इतना बढ़ाया गया कि इनको खाना खाने के लिए मोहताज हो गए। और कुछ ऐसे वहां समाज सुधारक हुए जो तो थे मध्य वर्ग, द्वितीय स्टेट, लेकिन वह निम्न वर्ग और द्वितीय स्टेट दोनों की लड़ाई लड़ते थे। उनका ये कहना था कि जो उच्च जाति के लोग हैं, उन्हें यह जो आरक्षण दिया जा रहा है, जन्म से ही जो अधिकार मिले हैं, जो उन्हें टैक्स नहीं देना है, वो 90% संसाधनों का उनका अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया 1714 जुलाई 1789 में विद्रोह हुआ। इनके खिलाफ लुई 16वें के खिलाफ, और लुई 16वें को अपनी राजसिंहासन छोड़ना पड़ा। और जो द्वितीय और तृतीय स्टेज के लोग थे, जो दूसरे और तीसरे स्तर के लोग थे, उन्हें उनका अधिकार देना पड़ा। आप यहाँ बैठे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे और समाज में चलने वाले हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि आप ये बताइए, जब देश गुलाम था हमारा, कभी हुड़ द्वारा, कभी मौर्यों द्वारा, जो भी शासक आए, हुड़ और मुगल, उनके द्वारा यह देश गुलाम हुआ। बाद में अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, हमारा देश गुलाम हुआ। और जब गुलाम हुआ तो अंत में अंग्रेज ही यहाँ पर स्थापित करके हमारे पूरे देश का अधिकार कर लिया। और जब पूरे देश का अधिकार कर लिए तो इस पूरे संसाधन पे किसका अधिकार रहा? सवर्णों, मनवादी किस्म के लोगों का, जमींदारों का, राजाओं का, या अंग्रेजों का? हमें तर्क करना चाहिए। इस पूरे देश पे जब अधिकार अंग्रेजों का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस और कौन आए यहाँ गवर्नर, तो जब सारे पूरे देश में अधिकार था, तो इस पूरे संसाधन पे अधिकार किसका हुआ? जमींदार का, राजा का, या अंग्रेजों का? लोग कहते हैं कि 362 रियासतों को मिलाकर जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश अन्य हैं हिंदुस्तान में मिलाया गया। वो सवर्णों की रियासत, राजाओं की रियासत, लेकिन वो भी किनके गुलाम थे? अंग्रेजों। तो फिर भैया जब अंग्रेजों के गुलाम आप हैं, तो आप कैसे उसके मालिक थे? और जब यह देश की आजादी के लिए लड़ाई प्रारंभ की गई, तो देश का आम नागरिक लड़ा, सभी लोग लड़े। अगर आप इतने मजबूत थे तो आप गुलाम कैसे थे? आप इतने मजबूत थे तो आप गुलाम कैसे हो गए? यहाँ 33,000 देवी देवता थे, जिनके कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास अस्त्र शस्त्र न हो, फिर भी वो काम नहीं आया, और आप गुलाम हो गए। जब आजादी के लिए पूरे भारत लड़ा, तो इस संसाधन पूरे भारत का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब होना चाहिए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो एक विडंबना यह देखने को मिला कि कुछ लोग 200-500 बीघे जमीन के मालिक हो गए, कुछ लोग एरिया के मालिक हो गए, रियासतों के मालिक हो गए, और जो गरीब थे वह गरीब ही। ऐसा क्यों? बाबा साहब ने कहा कि हमें अधिकार चाहिए, और अधिकार वोट नहीं चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए। क्या चाहिए? हिस्सा।
महात्मा गांधी ने कहा ऐसे तो देश बढ़ जाएगा, ऐसे देश बच जाएगा। तो आप सिर्फ अधिकार लीजिए, आपको जो अधिकार चाहिए हम देने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा हमें तो उनका अधिकार चाहिए, लेकिन पुनः पैक्ट जो अधिवेशन हुआ उसमें नहीं माना। एक वोट का अधिकार मिला, एक वोट का अधिकार मिला ना। हमारे यहाँ भी छलावा हुआ हमारे साथ। 14 अगस्त 1947 को गुलाम, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और 16 अगस्त 1947 की धन दौलत धरती फट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बचा। हमें अधिकार नहीं मिला और हम भी आज उस अधिकार से वंचित हैं। हम आज भी उस अधिकार से वंचित हैं। आप देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम से बनाए जा रहे हैं, तो जज जो कॉलेजियम सिस्टम से जज आ रहा है वो आरक्षण की वर्गीकरण की बात करता है, आरक्षण वर्गीकरण की बात करता है। अरे भैया आप भी जब आते पढ़ लिख के परीक्षा के द्वारा तब समझ में आता है कि आरक्षण में वर्गीकरण क्या होता है। लेकिन हमारे जो समाज के नौजवान साथी हैं जो इस देश के लिए लड़ते हैं, वही नहीं समझ पा रहे हमें किस तरह लड़ना, हमें कैसे अधिकार प्राप्त करना है। अधिकार तभी प्राप्त होंगे जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संविधान के ज्ञाता, संविधान के ज्ञाता तभी होंगे जब हम शिक्षित होंगे। अभी 2023 और 24 में जो शिक्षा का हमारे बजट था वह 1,29,628 1,29,628 करोड़, उसमें 15% कमी कर दी गई, वह घटा के कर दिया गया 1,20,718 करोड़, लगभग 9,000 करोड़ कम कर दिया गया। ऐसा क्यों? यह जो मनवादी किस्म की सरकार यह क्या चाहती है? यह चाहती है कि आप शिक्षित न हो, आप अपने अधिकारों को न जाने, और जब आप अधिकारों को नहीं जानेंगे तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यह अधिकार हम कैसे जानेंगे? हमें कैसे शिक्षित होना होगा? हमें कोई बताएगा तब शिक्षित होंगे ना। हमारे तो माता पिता पूर्वज अनपढ़ थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद हुए हमारे समाज में, जिन्होंने पूरे समाज को घूम घूम कर जगाने का कार्य किया। जो हमारे मसीहा बनते हैं, नेता बनते हैं, उनका भी काम होना चाहिए कि समाज में आए और समाज के अधिकारों को बतलाएं, लोगों को जागरूक करें शिक्षा के प्रति, कि लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें, और शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी अपने अधिकारों को जानेंगे और अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। अभी जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी बेटी पहली बार मॉडलिंग कर रही थी और आईएएस की परीक्षा में बैठी आईएएस एक ही बार। कैसे हो गए? मनोज वाजपेयी का नाम सुने होंगे, उनका भाई बिना परीक्षा दिए आईएएस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकार को जानते नहीं है। बाबा साहब ने 6,643 जातियों को 3 जातियों में बांट कर, हमें जहां मनवादियों ने 6,743 जातियों में तोड़ा था, आपको कह दिया जाए किसी पासी भाई के यहाँ बैठने के लिए, बासुर भाई के यहाँ बैठने के लिए, डोम भाई जो है मुसहर भाई के यहाँ बैठने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं बैठे। उन्हें कह दिया जाए तो कहें चमड़ा के हम बैठेंगे। यही जो हमारी मानसिकता टूट है, इसी को उन्होंने हवा दे दी और हम बिखर गए। लेकिन बाबा साहब जब आए तो उन्होंने इस मानसिकता को दूर करने का कार्य किया, और जब मान्यवर साहब आए तो 85 का नारा लगाया। बाबा साहब ने 3 जातियों में बांटा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लेकिन मान्यवर साहब ने आया तो 85 का नारा लगाया। इन 3 जातियों को एक साथ जोड़ लिया। बाबा साहब ने अधिकार तो हमें दिया, लेकिन उस अधिकार को जन जन तक पहुंचाने का अगर कोई कार्य किया तो मान्यवर साहब, अगर मान्यवर साहब नहीं आते तो बाबा साहब के अधिकार हम तक पहुंच नहीं पाते। और
उस अधिकार को हम तक पहुंचाया और एक जाति एक साथ जोड़कर सत्ता का स्वाद भी चखाया। कौन? मानवर साहब ने बाबा साहब से तो मान, क्योंकि उनकी बातों को आप तक पहुंचाए। जो बाबा साहब कानून मंत्री होते हुए भी एक प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाए, मान्यवर साहब ने अपनी नौकरी छोड़ा और घर द्वार त्याग के आपके लिए लड़ाई लड़ा और 4 बार मुख्यमंत्री बना प्रदेश, भारत के सबसे बड़े प्रदेश। लेकिन कुछ ऐसे हमारे राजनेता हुए जिन्होंने उनकी कमाई को बेचकर खाया। कांसीराम का बहुजन खोया जातिवाद के नारों में, कांसीराम का बहुजन खोया जातिवाद के नारों में, संघर्षों में जीने वाला सोया आज बहारों में। जातिवाद का तो नारा देते मानव साहब के नेताओं ने, जब उन्हें सत्ता मिल गया तो उस सत्ता के बाहर में क्या कर गए? सो गए। फिर आपके बीच लौट के नहीं आए, आपके दुख सुख को पूछने नहीं आए। और आप कहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदा होते ही उसमें सोने का चम्मच लेके आए। उन्हें संघर्षों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। आज भाई है, कभी आप राजस्थान में पाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश में पाएंगे, आप कभी पंजाब में पाएंगे। भारत के हर प्रदेशों में वो संसद चल रहा था। संसद सत्र में जब शाम को निकलते थे वहां से तो आराम करने के बजाय एरोप्लेन की टिकट कराते थे और जिस प्रदेश में हमारे भाइयों के साथ शोषण होता था वहां जाकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। और फिर सुबह अगले दिन अपनी बात रखने के लिए, अपने बहुजन के अधिकारों के लिए वापस आके संसद में दहाड़ने का काम करते हैं। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। जब यह नई भीम आर्मी संगठन बना था, हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। जखनिया विधानसभा से हम लोग 5-7 लोग स्टार्ट किए थे चलना। और उसी समय एक हत्या होती है। एक बहन थी, आपका राठ का नाम सुने होंगे, बहरियाबाद राठ। वहीं एक बहन के साथ रेप किया जाता है और उसे मार के खेतों में दिया। एसपी साहब एसपी सिटी जाते हैं, उस लाश को अपने अंडर में लेते हैं और सोचते हैं किसी तरह हाथ उठा के जल्दी निकले। तब तक हमारे एक साथी थे, उस समय जिला प्रभारी हुआ करते थे, उन्हें हम लोग मनोज गाड़ी के नाम से जानते हैं। वो गए और उनकी गाड़ी से लाश को खिंचवा के रखवा दिया रोड पे। कहे यह आत्महत्या नहीं है। और वह जो सीओ सिटी थे वो सोचते चाह रहे थे घर वालों को ही फंसा दिया जाए। उसमें सवर्णों का हाथ था और उन्होंने इतना धरना किया, इतना संघर्ष किया कि अंतिम क्षण तक उन्हें मानना पड़ा कि इसके साथ रेप हुआ और हत्या करके फेंका गया। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके पेट में बच्चा था और वही कारण था उसकी हत्या कर दी। एक और साथी थे हमारे, आप हमारे मंडल अध्यक्ष जी गोरखनाथ बहुत जी के गांव के बगल के ही थे। उन्हें मार के रात में फेंक दिया जाता है नहर में और उनकी गाड़ी में खड़ी कर दी जाती है। सुबह हम लोगों को पता चलता है भाई पंकज मारे गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। हम लोग जाते हैं, देखते हैं उनके पैर की चमड़ी, दोनों पैरों की चमड़ी उखड़ गई थी, नाखून उखड़ गए थे, नाक कटा हुआ था, हाथ में चोट लगी हुई थी और गाड़ी पे बिल्कुल खरोच, गाड़ी पे बिल्कुल खरोच नहीं था। गाड़ी आगे की तरफ जाती है तो आगे का हेडलाइट दिखना चाहिए, लेकिन हेडलाइट और जो मोटर गाटर है, जो भी आगे के सिस्टम है, कहीं थोड़ा सा भी खरोच नहीं था। पीछे की जो बैक लाइट होती है वो और गाड़ी उसी तरह खड़ी है, डबल स्टैंड पे न कोई टच भी नहीं किया। यशो तारावती थी, वो कहती है कि एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, इसकी पोस्टमार्टम की पंचनामा कीजिए और भेज दिया जाता है। हम लोग कहते हैं ये तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। नहर में पानी है, कीचड़ है, आदमी गिरेगा तो कीचड़ में धंस जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, चोट नहीं लगेगी और गाड़ी भी नहीं गिरी है इसके ऊपर, एक्सीडेंट से कैसे मर गया?
हम लोग जाते हैं और एक छोटी सी आवाज होती है वहां, हमको लगता है कि 1000-2000 की संख्या में सारे साथी पहुंच जाते हैं। और हमारे एक बड़े नजदीकी साथी हैं जयप्रकाश कुमार, वर्तमान में प्रधान है, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी के थे। वो वहाँ आते हैं, मैं भी वहीं था। मैं कहा भैया जरा आइए, आप तो बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आप बात कर लीजिए अध्यक्षों से। वो करने के ऐसा है कि हम लोग की मीटिंग है, हम लोग जा रहे हैं। यार समाज की बात है और हम सब युवा हैं, नए हैं, हम लोग क्या बात करेंगे, आप होते तो थोड़ा सा हम लोग और मजबूत होते। तो क्या ऐसा है कि हम लोग रुक जाएंगे तो दिक्कतों की डांट मिलेगी और हम लोग को बैठक में जाना जरूरी। वो क्या बैठक में, इससे मालूम आपकी बैठक समाज की जहाँ बात आए, हम पहले समाज के लिए गर्दन कटाएंगे, बाद में बैठक में जाएंगे। अगर आप समाज के लिए लड़ रहे हैं तो बैठक इससे महत्वपूर्ण नहीं, उस बैठक से 100 गुना महत्वपूर्ण क्या है, लड़ाई लड़ी। वो चले गए, हम लोग गए, बात हो रहा था, तब तक एक चरवाहा कोई फोन करता है कि भैया फलाने जगह ब्लड मिला है। हम लोग दौड़ के जाते हैं और एक आवाज पे यहाँ से एसपी और जो भी लोग थे सारे लोग पहुंचते हैं, जांच करते हैं। और हम लोग उसमें जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विपिन, उनका भतीजा था, उनको तुरंत करवाते। मैंने वर्तमान ब्लॉक प्रमुख का भाई भी था उसमें, कई लोग सब छपे और उन्हें उसमें मनोज सिन्हा फोन कर रहे थे, उसमें मनोज सिन्हा मंत्री, और वो फोन कर रहे थे कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि एफआईआर नहीं होगा, प्यार से मिट्टी जाने वाली नहीं है। और एफआईआर करा के 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार करवाया गया। इसके बाद मिट्टी है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चाहे कि फूंक दिया जाए। उस समय भाई से हम लोगों ने बात किया, भाई तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वहाँ के एसओ से बात की, कहे कि अगर जो हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं आप नहीं मानेंगे तो कल मैं आऊंगा और आप भीड़ को रोक नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि शांतिपूर्वक न्याय हो तो जो हमारी भीड़ कह रही है जो सही है वो कीजिए। और हुआ भाई 112 नंबर तेज चलती है हम लोगों की बीमारी, जहाँ 112 नहीं पहुंचती है वहाँ बीमारी पहुंचती है। और बीमारी अगर पहुंच गई तो पुलिस प्रशासन को अगर भनक लग गया तो वो भी पीछे नहीं रहे और आपकी बातों की सुनवाई हुई। दूसरी बात कि हम जब कानून नहीं जानेंगे, हमारे साथ जब शोषण होगा, हम अधिकार नहीं जानेंगे और अनुच्छेद धाराएं नहीं जानेंगे तो हम जो एफआईआर कराते हैं एफआईआर तक ही सीमित रह जाएंगे, इससे न्याय मिलने वाला नहीं है। और इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा है। जब हम शिक्षित होंगे तो न्याय संहिता के बारे में जानेंगे और न्याय संहिता के बारे में जानेंगे तो हम सही तरीके से अपना एफआईआर करवा सकते हैं। और भाई का पुरजोर होता है 350 विद्यालय अब भी चल रहे हैं, बीमारी पाठशाला, उसमें संविधान की बातें ही बताई जाती है और अन्य चीजें महापुरुषों के बारे में बताया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग संस्था ग्रहण करें, भाई के हाथों को मजबूत करें कि जो लड़ाई रुकी हुई थी अब चल रही है वह और तेजी से दौड़ना शुरू कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय, नीला।